चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं। जब तक हुनैन आएगा तो उसको भी ऐड कर लेंगे। स्टार्ट किया जाए फिर लेक्चर। यस सर। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल पढ़ी थी, मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ठीक है, ये उसकी एक एनिमेशन है। अब अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, यस सर। ये आपके पास एक स्प्रिंग है। ठीक है, और ये इसका एक एंड यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे मास एम अटैच है। अब तो ये स्प्रिंग जो है, अगर तो इसकी वेट और रिएक्शन फोर्स आपस में इक्वल ना होती तो ये स्प्रिंग क्या, ये मास क्या होता, ये जो जिस चीज़ के ऊपर पड़ा हुआ है उस चीज़ के अंदर चला जाता। ठीक है, तो नेचर में हमारे पास कुछ फोर्सेस जो प्रेजेंट हैं उनके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। उसकी एक वजह ये भी है, जो रिएक्शन फोर्स या जो वेट है उसकी एक वजह ये भी है कि चीज़ों को बैलेंस रखा जा सके। ठीक है, अगर वेट जो है उसको मैं बढ़ा दूँ, अगर मेरे पास वेट ज़्यादा हो जाए रिएक्शन फोर्स से, तो ये बॉक्स जो है वो क्या होगा, नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, इस चीज़ के अंदर चला जाएगा। तो अगर वेट कम हो जाए, रिएक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाए, तो ये हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब हमने करना क्या है कि इस एनिमेशन को और से देखें। ये देखें, जब ये मूव करता है, एक तो आप लोग अपने अपने माइक बंद करें और सिर्फ जो है वो मेरी बात सुने। ठीक है, अब जब ये मूव करेगा तो आपने इस चार्ट के ऊपर देखना है कि जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाएगा तब आपके पास एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, लेकिन जब ये मूव कर रहा होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जब एंड के ऊपर पहुंचेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि चीज़ अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करती है। ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन थी, ये इस पोजीशन से लेफ्ट और राइट जो है वो मूव कर रही है। अभी हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी और नेट फोर्स मौजूद नहीं है। ठीक है, ये एक आइडियल सिस्टम है। अगर ये आइडियल सिस्टम ना हो तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये चीज़ रुक जाएगी। ठीक है, और आइडियल सिस्टम जो है वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसकी एक वजह ये भी है कि इसके रुक जाने की एक वजह ये भी है कि आइडियल सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगी, और अगर कोई चीज़ जो है वो रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हमारी नेचर में बहुत सी एक्सटर्नल फोर्सेस मौजूद हैं। तो अगर यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ना होती तो क्या होता कि ये स्प्रिंग हमेशा के लिए मूव ही करता रहता। ठीक, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की सेकंड एग्जांपल पढ़नी है, बॉल एंड बाउल सिस्टम। ठीक है, अब बॉल एंड बाउल सिस्टम में क्या होता है हमारे पास कि ये बॉल जो है जब इस सेंट्रल पॉइंट पे मौजूद होगी तो क्या होगा कि ये इसकी मेन पोजीशन है। हम क्या करते हैं कि इसको इसकी मेन पोजीशन से उठा के एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेके जाते हैं। अगर आप देखें तो ये बॉल जो है इस पॉइंट पे लेके जाके जब मैं छोड़ूंगा तो यहाँ से यहाँ तक जब मैं इस बॉल को लेके गया हूँ तो इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हुई है। ठीक है, और हमें पता है कि जब हम किसी चीज़ की पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको इस पॉइंट के ऊपर ले आया तो इसके अंदर जो है वो एक एनर्जी स्टोर होगी जिसको मैंने पोटेंशियल एनर्जी कहा। अब आपको ये वीडियो जब प्ले होती है तो आपको नज़र आती है या ये चीज़ें इसी तरह स्टेबल आपको नज़र आ रही हैं? नहीं सर, नजर आती हैं। आती है सर नजर। तो अब क्या होगा कि आपके पास जब आप इसको इस पॉइंट पे ला के छोड़ोगे तो ये टू एंड फ्रो जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये अपनी मेन पोजीशन से कभी लेफ्ट साइड पे जाएगा, कभी अपनी मेन पोजीशन से राइट साइड पे जाएगा। ठीक है, तो जब ये इस सेंट्रल पॉइंट पे मौजूद है तो सेंट्रल पॉइंट पे क्या होगा कि इसका जो वेट है और इसकी जो रिएक्शन फोर्स है वो आपस में इक्वल है। मैंने आपको अभी पिछली एग्जांपल में एक्सप्लेन किया कि अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ ज़्यादा हो जाए तो ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। अगर इसका वेट ज़्यादा हो जाए तो ये बाउल को तोड़ के बाउल से बाहर आ जाएगा, और अगर
इसकी रिएक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या होगा कि रिएक्शन फोर्स की वजह से ये बाउल से बाहर निकल जाएगा। अब ये हमारे पास एक सिस्टम है, हम कहते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस मौजूद हैं। जब मैंने इसको ए पॉइंट पे ला के छोड़ा तो इसने टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि बाउल के अंदर आपके पास रगड़ भी मौजूद है, ठीक है, फ्रैक्शनल फोर्स भी मौजूद है, एयर भी मौजूद है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इसका मोशन जो है वो स्लो होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये वापस ओ पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है कि कोई भी चीज़ जब अपने पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करती है तो हम कहते हैं कि आपके पास वो चीज़ जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? नो सर। नो सर। अब हम बुक से रीड कर लेते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस इन अ बाउल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कह रहे कि अगर आप एक बाउल के अंदर एक बॉल को रख देते हो और उस बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करते हो तो उसका जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। व्हेन द बॉल इज एट मीन पोजीशन, अब मीन पोजीशन कौन सी होती है? जब आपके पास कोई चीज़ रिलैक्स फॉर्म में हो, ठीक है, जब कोई डिस्टर्ब ना हो, जब उसके ऊपर कोई फोर्स आप नहीं लगाते। द सेंटर ऑफ द बाउल, और वो पॉइंट कौन सा है? इस बाउल का सेंटर है। या इस बॉल के सेंटर में क्या है कि आपके पास वेट और रिएक्शन फोर्स जो है वो आपस में इक्वल है, हेंस देयर इज नो मोशन, तो उसकी वजह से आपके पास कोई भी मोशन नहीं होगा। लेकिन जब आप क्या करते हो, इस बॉल को उठा के इस पॉइंट ए के ऊपर ले जाते हो, तो क्या हुआ कि जब आप इसको ए पे लेके गए और जब आपने इसको रिलीज किया तो ये क्या करेगी? ओ की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। जब आप यहाँ से इसको छोड़ोगे तो ये मूव ओ की तरफ ही करेगी, लेकिन ये ओ पे आगे स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि आप जब इसको ऊपर लेके गए तो इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होगी, जब तक वो एनर्जी खत्म नहीं होगी ये ओ पॉइंट पे आके स्टॉप नहीं होगी। तो क्या हुआ कि जब आपने यहाँ से छोड़ा तो ये यहाँ से क्रॉस करके इस पॉइंट पे चली गई, फिर अगेन इसने मीन पोजीशन की तरफ मूव करना है, ठीक है, और अगेन एंड अगेन ये क्या होगी? टू एंड फ्रो मूव करेगी। और जब ये बी पोजीशन की तरफ जाएगी तो इसकी स्पीड जो है जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी इसकी स्पीड स्लो होती जाएगी, और जब ये दोबारा मेन पोजीशन की तरफ जाएगी तो इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और ये जो फोर्स है जो इसको टू एंड फ्रो मूव करा रही है इसको आप रिस्टोरिंग फोर्स कहोगे। और बॉल जो है वो ओ पॉइंट के अराउंड कॉन्टिन्यूसली जो है वो मूव करती रहेगी जब तक उसकी तमाम के तमाम एनर्जी फ्रैक्शन की वजह से लॉस ना हो जाए। और इस टू एंड फ्रो मोशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू? नो सर। इसके बाद अच्छा, इस केस में भी आपके पास सेम चीज़ है कि आप जब भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो जब ये इस पॉइंट पे मौजूद है तो इस पॉइंट पे इसके पास अभी कोई भी एनर्जी मौजूद नहीं है, लेकिन जब आप इसको फोर्स लगा के इस पॉइंट पे लेके जाओगे तो इस पॉइंट के ऊपर इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब आप इसको यहाँ से रिलीज करोगे, जब ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे इसके पास इन बिटवीन ए और बी के दरमियान इसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, और ए और बी पॉइंट पे इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। इन अदर वर्ड्स में कह सकता हूँ ए और बी पॉइंट पे इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो है, और इन बिटवीन आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और इस पॉइंट के ऊपर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस वजह से होती है? हाइट की वजह से होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मूवमेंट की वजह से होती है। ए और बी के बीच में जब ये मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज होगी, लेकिन जब ओ पॉइंट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हाइट इसकी जीरो है। जब हाइट जीरो है तो आपके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? एम जी एच। एच क्या है? हाइट। जब आप हाइट की जगह जहाँ पे हाइट जीरो है तो जब जीरो पुट करोगे तो एम जी जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आपको ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो जीरो ही देगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जांपल आ जाती है सिंपल पेंडुलम की, ठीक है। सिंपल पेंडुलम का केस भी जो है वो अगर आप इसको बाउल सिस्टम के साथ कंपेयर करें, अगर आप ये समझें कि ये एक बाउल है, ठीक है, तो जब आप इसकी मीन पोजीशन है
सिंपल पेंडुलम आपके पास एक सिस्टम है जिसमें क्या होगा कि आपके पास ये एक पॉइंट है जहां पे आपने एक थ्रेड को फिक्स किया हुआ है, ठीक है, और इसके साथ एक मैस एम अटैच है। अब आपको पता है जब भी हम स्ट्रिंग का केस लेते हैं, किसी धागे की बात करते हैं, किसी रस्सी की बात करते हैं, तो उस पर जो नॉर्मल फोर्स होती है वो क्या होती है, वो टेंशन होती है, ठीक। तो इसका वेट और टेंशन आपस में इक्वल है, इस वजह से ये इस पॉइंट पे स्टेबल है। अब आप क्या करते हो कि इसको इस पॉइंट से डिस्प्लेस करते हो और ए पॉइंट के ऊपर लेके जाते हो। जब आप इसको ए पॉइंट पे लेके जाओगे तो क्योंकि आप इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, तो उस पोजीशन को चेंज करने की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी, और जब आप इसको रिलीज करोगे तो ये इस ओ पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करेगी, सेम एज इट इज जैसे बाउल सिस्टम के अंदर ये मूव कर रही थी। अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं इसको रीड करूँ, सिंपल पेंडुलम आल्सो एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल bob of mass m suspended from a light string of length l fixed at its upper end। अभी इसने इस सिस्टम को डिफाइन किया कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है, कि आपके पास एक स्पोर्ट है, उस स्पोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग जो है उसको अटैच किया जाता है, उसके साथ एक मैस एम को अटैच कर दिया जाता है। अब ये जो धागा है, हम कहते हैं कि जो धागा है ये इसका मैस कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, तो जब हम इसको ए पोजीशन पे लेके जाएंगे तो नेट फोर्स जो है वो 0 होगी, लेकिन जब हम उसको छोड़ेंगे तो इसके अंदर कोई ना कोई फोर्स जो स्टोर हुई होगी, उसकी वजह से ये टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देगा। अब अगर मैं स्ट्रिंग के अलोंग स्ट्रिंग बात करूं, तो अलोंग स्ट्रिंग आपके पास कोई भी फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर इस सिस्टम को मैं एक्स और वाई एक्सिस के अंदर इसको सॉल्व करूं, तो मेरे पास इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे एंगल आपके पास 0 बन रहा है, कॉस 0 0 होता है, जिसकी वजह से आपके पास मोशन जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग नहीं हो रहा, वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, ठीक है। या आप कह सकते हो कि ये जो मैस है ये ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, ये लेफ्ट राइट मूव करेगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि उसका ये वाला कंपोनेंट जो है वो 0 है, ठीक है। अब इसकी एनिमेशन हम देख लेते हैं। अब ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। अब आपने देखना ये है कि ये देखें, जब मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूँ, तो अगर आप इस ग्रीन चार्ट को देखें तो ग्रीन चार्ट जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी वाला जो ब्लॉक है वो डिक्रीज हो रहा है। तो जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है बिल्कुल, तो ये बिल्कुल 0 हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी आपको शो कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो अब जब ये मूव करेगा, तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 होती है, लेकिन जब ये मीन पोजीशन पे होता है तब आपके पास अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी वो मिनिमम है। और ऐसे ही आपके पास क्योंकि फ्रैक्शन मौजूद है, एयर मौजूद है, तो आप देखते जाएंगे जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, और जब ये मैकेनिकल एनर्जी इसकी ख़त्म हो जाएगी तो आप देखेंगे कि ये वापस अपनी पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाएगा। अगर हमारे पास इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल फोर्सेस मौजूद ना होती तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये सिस्टम कभी भी स्टॉप ना होता, ये पूरी सारी ज़िंदगी के लिए ये क्या करता रहता है, टू एंड फ्रो मूव करता रहता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि आपके पास मैकेनिकल एनर्जी मौजूद है और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इतनी कम हो गई है कि उसका चेंज आपको सिर्फ ब्लिंकिंग की फॉर्म में नज़र आ रहा होगा कि जब ये आपके पास एनर्जी स्टॉप खत्म हो जाती है तब आपके पास सिस्टम जो है वो स्टॉप हो जाता है। जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला? नो नो सर। सर। नो सर। जी, यहाँ तक समझ आ गया आपको? यस सर, आ गया। सर आ गई है। जी सर आ गई है। अब आपने 9th में आई थिंक पढ़ा था कि
किसी भी सिस्टम को आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करते हैं तो आपके पास दो कंपोनेंट आते हैं, ठीक है। एक एक्स कंपोनेंट होता है जिसको हम कॉस थीटा के साथ लिखते हैं और एक वाई कंपोनेंट होता है जिसको हम साइन थीटा के साइन साथ, थीटा। ठीक है। तो इस केस में आपके पास क्या हो रहा है, पेंडुलम के केस में आपके पास एक्स कंपोनेंट जो है वो जीरो हो रहा है। अगर आप ये जो आपके पास पेंडुलम है, अगर आप इसको 90 डिग्री पे रोटेट करें तो ये आपके पास एक अपर ट्रायंगल बन जाएगी, एक लोअर ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं अगर मैं इस पेंडुलम को जो है वो 90 डिग्री पे रोटेट करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की फिगर बन जाएगी। फिगर जो है वो लैपटॉप से बना रहा हूँ इस वजह से एक्यूरेट नहीं बनेगी, कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी। तो बेसिकली ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपके पास एक्स कंपोनेंट है और ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपके पास वाई कंपोनेंट है, ठीक है। तो आपके पास जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा, वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। उसकी वजह ये है कि ये वाला कंपोनेंट जो है आपके पास जीरो है, ठीक है। इस वजह से आपके पास जो है सिर्फ मोशन जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, वाई एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, ठीक है। या मैं शायद उलट बोल गया हूँ, मोशन जो है आपके पास वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, वाई एक्सिस के अलोंग नहीं होगा। अब टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है कि अगर इस पेंडुलम को मैं इस पोजीशन पे लेके आता हूं और इस पोजीशन से जब मैं इसको रिलीज करता हूं तो जब ये वापस जाएगा और वापस इसी पॉइंट पे आएगा, तो इतने कितने टाइम में ये गया और वापस आया वो इसका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 π√L/g। इसके लिए डिफरेंट है और आपके पास जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है उसके लिए डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास इस स्प्रिंग की लेंथ आ जाएगी, ये जो L है ये स्प्रिंग की लेंथ है और G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है या 3.14 होती है। अगर वो आपको लेंथ दे दे उस स्ट्रिंग की तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ठीक है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। पहले हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी, हमने डिफरेंट मोशन देखे। अब हम उन मोशन को अपनी डेफिनेशन के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या जो मोशन हमने स्टडी किए हैं वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। Simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position। कि आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा तब होगा जब नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी डिस्प्लेसमेंट से, कि मतलब आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करोगे उतनी ही ज़्यादा उसमें फोर्स प्रोड्यूस होगी या उतनी ही ज़्यादा आपको फोर्स रिक्वायर होगी किसी चीज़ को डिस्प्लेस करने के लिए। सेकंड चीज़, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, और जब आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ला के छोड़ते हो तो वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही मूव करता है। आपने तीनों केसेस में देखा, फर्स्ट केस था आपके पास मैस स्प्रिंग सिस्टम का, उसमें जब आप उस स्प्रिंग को ए पॉइंट पे लेके जाके जब छोड़ते हो तो वो वापस जीरो पॉइंट की तरफ जाता है, जीरो पॉइंट को क्रॉस कर जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जब वो माइनस ए पॉइंट पे जाता है तो वहाँ से वो वापस उस जीरो पॉइंट की तरफ आता है। बाउल सिस्टम में भी ऐसा ही हुआ कि आपने जब उसको ए पॉइंट पे ला के छोड़ा तो उसने वापस जीरो की तरफ गया और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से जीरो को क्रॉस करके माइनस ए पॉइंट पे चला गया और अगेन जो है वो उस जीरो पॉइंट के टू एंड फ्रो मूव करता रहा, ठीक। अब जब भी आप कहोगे कि आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की जाएगी तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो मद्देनज़र रखना है कि अगर ये फीचर्स उस मोशन में मौजूद हैं, ठीक है, ये खसूसियात उस मोशन में मौजूद हैं, तो आप कहोगे कि आपके पास जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। वो खसूसियात क्या हैं? A body executing simple harmonic motion always vibrate about a fixed position। तो उस बॉडी को हमेशा एक फिक्स पोजीशन के अबाउट मूव करना है। अगर वो फिक्स पोजीशन के अबाउट मूव नहीं कर रही तो वो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। सेकंड, इट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होगी, कि अगर उसने हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही वापस आना है।
ठीक है। अगर वो मीन पोजीशन की तरफ वापस नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तीसरा पॉइंट, the magnitude of acceleration is always directly proportional to its displacement from the mean position। कि आपके पास जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्प्लेसमेंट की, कि आप किसी भी बॉडी को जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करोगे उस बॉडी में उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ये जो पेंडुलम है, अगर मैं इसको जितना ज़्यादा दूर लेके जाऊंगा और जब छोड़ूंगा तो उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और जितने करीब से छोड़ूंगा उतनी ही कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब यही है कि किसी चीज़ को अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो उसके बढ़ाने से जो दूसरी चीज़ है वो भी बढ़ेगी, और अगर मैं उस चीज़ को कम कर रहा हूँ तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। ठीक, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगी मीन पोजीशन के ऊपर, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होगी। मीन पोजीशन कौन सी है आपके पास, इस फिगर को अगर आप देखें तो यहाँ पे मीन पोजीशन है, यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन जीरो होगी, और इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास मैक्सिमम होगी। 4 पॉइंट है, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है इसका इनवर्स रिलेशन है, कि आप जिस पॉइंट पे एक्सेलरेशन को जीरो कह रहे हो वहां पे आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जिस पॉइंट पे आप वेलोसिटी को मैक्सिमम कह रहे हो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? नो। नो सर। अब हम नो सर। बेसिक डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं और यहाँ पे फिर हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टॉप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वाइब्रेशन क्या है। वाइब्रेशन का मतलब ये है कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, कि कोई भी चीज़ जो वाइब्रेट कर रही है जब वो अपना एक कंप्लीट राउंड कर लेगी तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी ने एक वाइब्रेशन कंप्लीट की है। फॉर एग्जांपल आपके पास पेंडुलम की अगर मैं बात करूं तो आपके पास पेंडुलम जिस पॉइंट से मैं छोड़ रहा हूं उस पॉइंट पे जो वापस आता है वो उसका एक वाइब्रेशन होती है। ठीक है, या अगर मैं किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट की बात करूं तो कोई बॉडी या ज़मीन की बात करूं तो ज़मीन की एक वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि वो अपना एक चक्कर जो है जो मुकम्मल करेगी वो उसकी एक वाइब्रेशन। ठीक, टाइम पीरियड क्या होता है कि उसने वो एक वाइब्रेशन कितने टाइम में जो है कंप्लीट की है, वो उसका टाइम पीरियड होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी आपके पास टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है, कि अगर आप टाइम पीरियड को 1 से डिवाइड कर दो तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है, कि आपके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल्स किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की एक सेकेंड में कितनी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, और एम्पलीट्यूड क्या होता है कि आपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो उस बॉडी की है वो उसका एम्पलीट्यूड है, जितनी ज़्यादा वो डिस्प्लेस होगी वो उसका एम्पलीट्यूड है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अगर मैं इसी पेंडुलम की बात करता हूँ तो यहाँ पे इसकी मीन पोजीशन थी, तो इसको यहाँ पे जो लेके गया ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। कि अगर मैं इसका इसकी निस्बत से ज़मीन की निस्बत से जो है वो इसका देखूँ कि ये कितना ऊपर है, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं जितना ही ज़्यादा किसी चीज़ को डिस्प्लेस करूँगा उसके लिए मुझे उतनी ही ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होगी। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है वाइब्रेटिंग बॉडी की उसकी मीन पोजीशन के दोनों तरफ, कि वो लेफ्ट साइड पे कितने ज़्यादा दूर जाएगी और राइट साइड पे कितने ज़्यादा दूर जाएगी। एक प्रॉब्लम भी कर लेते हैं हम। आपने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालनी है पेंडुलम की 1 मीटर लॉन्ग, जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ उसने 1 मीटर दे दी है। ठीक है, और वो ज़मीन के ऊपर कहीं मौजूद है और जिस जगह पे वो पेंडुलम रखा हुआ है वहाँ पे जी की वैल्यू आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, आपने इसको याद रखना है, जी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो गिवन डाटा आपके पास क्या हुआ, लेंथ होगी 1 मीटर, ठीक है, और जी की वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको फार्मूला पता है कि जब आप पेंडुलम की बात करते हो तो आपके पास टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू
2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब आपने सिंपल वैल्यूज पुट कर देनी है। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, लेंथ आपको 1 मीटर दी हुई है, जी आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, आपने वैल्यूज पुट कर दी। इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपके पास 1.99 सेकंड जो है इसका टाइम पीरियड आएगा। अब आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप टाइम पीरियड को 1 से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है पर सेकंड या हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, f इज इक्वल टू 1/t, इस फार्मूले को याद रखिएगा। टी की जगह आपने ये जो टाइम पीरियड कैलकुलेट किया है ये डाल दिया, इसको डिवाइड किया तो आपके पास 0.50 हर्ट्ज जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? नो सर। फिर नो सर। आज का लेक्चर हम अपना यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी है आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं, और आप यहाँ तक इस सब को रीड करें। ठीक है, इस प्रॉब्लम को जो है वो आप सॉल्व करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो है वो, आपके असाइनमेंट ये है कि आपने जो लेंथ है 4 डिफरेंट लेंथ लेनी है, उसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, जहाँ पे एल आ रहा है वहाँ पे आप एक बार आपने 1 ले लिया, एक बार आप 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे और एक बार 4 मीटर लेंगे। ठीक है, और आपने इसको सॉल्व करना है, और इस जो आप सॉल्व करेंगे इसकी पिक्चर्स लेके आप मुझे इनबॉक्स करेंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, और ये सारा काम आपने से एक रिकॉर्ड रखना है, इसको गुम नहीं करना। ठीक है, इसकी बेसिस पे आपके जो हैं फर्स्ट टर्म के मार्क्स भी लगेंगे। ठीक है, और इसके बाद कुछ ना कुछ मार्क्स होंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। असाइनमेंट समझ आ गई है क्या? ओके सर। कि आपने एल की 4 डिफरेंट वैल्यूज लेनी है। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप एल की क्या 4 डिफरेंट वैल्यूज लेंगे। सबकी वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुरतुलैन ने 4 वैल्यूज ली हैं, उर्वा भी वही 4 वैल्यूज लेके उसी को देख के उतार के कर ले। ये जो उर्वा कर रही है वो कुरतुलैन कर रही है। आप तो सब सर मैं क्या करूंगी, 1 2 3 4 आपने 1 2 3 4 ही कहा, इनको करके देना, मैं आपको 4 5 6 7 8 दूं? जी इसी तरीके से आपने जो है वो सब ने वैल्यूज अपनी चेंज करनी है। ठीक है, आप सर ये क्या बात हुई? बल्कि मैं सर अगर आपको, मैच कर गई तो? जी अगर मैच कर गई तो? मैं फिर आपको ठीक होगी। मैं आपको वैल्यूज असाइन कर देता हूँ ना। हुनैन ने जो है वो 1 2 3 4 के साथ करना है, उर्वा ने 5 6 7 8 के साथ करना है, कुरतुलैन ने 9 10 11 12 के साथ, मुस्कान ने 13 14 15 16 के साथ, और हम भूल गया हूँ विशाल। चाल ने जो है वो 17 18 19 20 वैल्यू लेके लेंथ किसको सॉल्व कर देती है। ठीक है, ओके डन सर। सर। अब किसी का कोई ओके सर। सवाल? ठीक है, जी सर। ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, और आपने यहाँ तक सारा काम रीड भी करना है, और कुछ क्वेश्चंस आपके अगर हुए तो आपने ग्रुप में शेयर करने हैं कि ये चीज़ समझ नहीं है, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आंसर कर सकूँ। ठीक है, ठीक है सर। सर मुझे केमिस्ट्री की बुक नहीं मिली। चलें उसके भी मैं आपके पिक्चर्स की फॉर्म में शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक हो गया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके। हाफिज़।